हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं शिवलाल अग्रवाल की बुक से कक्षा 12वीं के लिए यूनिट नंबर 1 से क्रियात्मक गणित नंबर 7 और 8। यह रहा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्रियात्मक गणित नंबर 7 जिसे मैं पढ़ रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चेतन क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष 1/4/2017 को 5,000 रुपए। सदस्यता शुल्क क्लब के 300 सदस्यों से 15 रुपए प्रति सदस्य लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया और 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम चंदा दे दिया है। वेतन 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से फरवरी 2018 तक का वेतन दिया गया है। किराया 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से जून 2018 तक किराया चुका दिया है। फर्नीचर मार्च 2018 में फर्नीचर के क्रय के लिए 1,000 रुपए अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपए का फर्नीचर प्राप्त हुआ। विविध व्यय वर्ष में 1,000 रुपए के विविध व्यय हुए, जिनमें से 150 रुपए देना बाकी है। अब हम करेंगे गणित को सॉल्व। सबसे ऊपर लिखेंगे हम संस्था का नाम। संस्था का नाम हमारे को दिया गया है यहां पर चेतन क्लब। उसके नीचे लिखेंगे हम प्राप्ति भुगतान खाता। उसके नीचे लिखेंगे हम तारीख। तारीख है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। प्रारूप बनाएंगे प्राप्तियां, राशि, भुगतान, राशि। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाते में हम सबसे ऊपर रोकड़ शेष लिखते हैं, यानी प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है। इस कारण सबसे ऊपर लिखेंगे हम शेष आगे लाया गया रोकड़ शेष जो दी गई है हमारे को 5,000 रुपए 1/4/2017 को। यह हमारी है रोकड़ शेष। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम रोकड़ शेष 5,000 रुपए। उसके बाद जितनी भी प्राप्तियां हैं वो सभी प्राप्तियां हमारे को प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, यानी प्राप्तियां पक्ष में लिखी जाएगी। दिया गया है अगली प्राप्ति हमारे को सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क के बारे में दिया गया है कि क्लब के 300 सदस्य थे और 15 रुपए प्रति सदस्य लेना है, लेकिन इनमें से 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, यानी 300 सदस्यों में से 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। तो इस वर्ष जो चंदा दिया गया है वो 275 सदस्यों ने दिया। और आगे दिया है कि वर्ष का 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया। आगामी वर्ष का चंदा दे दिया यानी अगले वर्ष का भी चंदा हमारे को इस वर्ष प्राप्त हो गया है। ये भी हमारे चालू वर्ष की प्राप्ति है। इस कारण हमारे पास 5 सदस्यों ने जो चंदा दिया उसे हम जोड़ देंगे तो कुल प्राप्त हमारे पास सदस्य हो गए 280, यानी 280 सदस्यों ने हमारे को चालू वर्ष में चंदा दिया। 280 सदस्यों के हिसाब से एक सदस्य से लेना था 15 रुपए, इस कारण 280 सदस्यों से हो गए हमारे 280 गुणा 15 बराबर में 4,200 रुपए, जिसे मैं प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा सदस्यता शुल्क से 4,200 रुपए। वेतन दिया गया है 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से फरवरी 2018 तक का वेतन दिया गया। हमारे खाते प्रारंभ हो रहे हैं 1 अप्रैल से और बंद होते हैं 31 मार्च से। 1 अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक के कुल 11 महीने हुए। 11 महीनों का वेतन 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से हुआ 3,300 रुपए। अगली मत दी गई है मुझे किराया। किराए के संबंध में दिया गया है कि 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से जून 2018 तक का किराया चुका दिया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से जून 2018 तक के कुल महीने होते हैं हमारे पास 15 महीने। 150 रुपए प्रति माह के हिसाब से 15 महीनों का किराया होता है 2,250 रुपए, जिसे मैं लिखूंगा भुगतान तरफ किराए खाते को 2,250 रुपए। इसके बाद दिया गया मुझे फर्नीचर। मार्च 2018 में फर्नीचर के क्रय के लिए 1,000 रुपए अग्रिम दिए गए, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपए का फर्नीचर प्राप्त हुआ। हमारे पास से रुपए गए हैं 1,000 रुपए।
हमने अग्रिम दे दिए 1,000 रुपए, चालू वर्ष में हमारे पास से रुपए गए 1,000 रुपए। तो हम लेखा करेंगे जितने रुपए जाते हैं उतने रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए का। इससे मतलब नहीं है कि हमारे को फर्नीचर कितने का प्राप्त हुआ। जो रुपए हमारे पास से गए हम उन रुपयों का लेखा प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में कर देंगे। तो मैं लिखूंगा फर्नीचर खाते को 1,000 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे विविध व्यय। विविध व्यय में 1,000 रुपए के विविध व्यय हुए, जिनमें से 150 रुपए देना बाकी, यानी कुल विविध व्यय हुए हमारे 1,000 रुपए के। इसमें से अभी 150 रुपए देना बाकी है। इसका मतलब हमने दिए कितने हैं? हमने दिए हैं 850 रुपए। हमारे पास से चालू वर्ष में रुपए गए हैं 850 रुपए। इसे मैं प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखूंगा विविध व्यय को 850 रुपए। अब मैं दोनों पक्षों का योग लगाऊंगा। हमेशा प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष का योग ही ज्यादा आता है और भुगतान पक्ष का योग कम आता है। इस कारण प्राप्ति पक्ष का योग है मेरा 5,000 रुपए प्लस 4,200 रुपए। इस तरीके से कुल टोटल हुआ 9,200 रुपए। अब मैं भुगतान पक्ष का योग लगाऊंगा। भुगतान पक्ष का योग है 3,300 रुपए प्लस 2,250 रुपए प्लस 1,000 रुपए प्लस 850 रुपए। इस तरीके से भुगतान पक्ष का टोटल आ रहा है 7,400 रुपए, जिसे मैं प्राप्ति पक्ष के टोटल में से घटा दूंगा, यानी 9,200 रुपए माइनस 7,400 रुपए बराबर में 1,800 रुपए, यानी 1,800 रुपए। यह होगा मेरा आंसर, यानी रोकड़ शेष, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ भी रोकड़ शेष से होता है और अंत भी रोकड़ शेष से ही होता है। तो मैं भुगतान तरफ लिखूंगा नीचे रोकड़ शेष या शेष आगे ले जाया गया 1,800 रुपए। अब मैं दोनों तरफ का योग लगा दूंगा। दोनों तरफ का योग आएगा 9,200 रुपए। अब हम करने वाले हैं अगला गणित, 8वां गणित, जिसे मैं पढ़ रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर यह रहा वो गणित। निम्नलिखित जानकारियों से जनता क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का बनाइए। सदस्यता शुल्क क्लब के 450 सदस्यों से 25 रुपए प्रति सदस्य लेना था, परंतु 50 सदस्यों ने वर्ष 2017-18 का चंदा नहीं दिया तथा 60 सदस्यों ने अग्रिम चंदा वर्ष 2018-19 का दे दिया। किराया 200 रुपए प्रति माह से अप्रैल 2018 तक का दिया है। वेतन 350 रुपए प्रति माह से जनवरी 2018 तक का दिया है। फर्नीचर माह फरवरी में फर्नीचर हेतु 1,500 रुपए अग्रिम दिए, परंतु मार्च 2018 के अंत तक 500 रुपए का फर्नीचर ही प्राप्त हुआ। सामान्य व्यय वर्ष में 1,200 रुपए के सामान्य व्यय हुए, जिनमें से 200 रुपए देना शेष है। रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 को 3,500 रुपए। अब हम प्रश्न को हल करना चालू करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे हम संस्था का नाम, और संस्था का नाम हमको दिया गया है यहाँ पर जनता क्लब। उसके नीचे लिखेंगे हम प्राप्ति भुगतान खाता, उसके नीचे लिखेंगे हम तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां, राशि, भुगतान राशि। सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है, इस कारण हम प्रारंभिक रोकड़ शेष लिखेंगे। यहाँ पर शेष आगे लाया गया, जो दी गई है हमारे को 1 अप्रैल 2017 को 3,500 रुपए। उसके बाद जितनी प्राप्तियां हैं वो सब मैं प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा। तो प्राप्ति दी गई है मुझे सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क हमारे लिए प्राप्ति है, इस कारण प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा। सदस्यता शुल्क के बारे में कहा गया है कि क्लब के 450 सदस्यों से 25 रुपए प्रति सदस्य लेना था, परंतु 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, यानी कि 450 में से 50 सदस्यों ने हमारे को चालू वर्ष का चंदा नहीं दिया। इसका मतलब हमारे को चालू वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 400 सदस्यों ने चंदा दिया। और आगे दिया गया है कि 60 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया, यानी 60 सदस्यों ने अग्रिम वर्ष का चंदा दे दिया, जो मुझे चालू वर्ष में प्राप्त हो गया। इस तरीके से कुल मुझे प्राप्त हुए 460 सदस्यों से। 460 सदस्यों से मुझे प्राप्त हुए हैं 25 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से। इसका मतलब मुझे कुल प्राप्त हुआ है
460 गुणा 25 बराबर में 11,500, जिसे मैं प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा सदस्यता शुल्क से 11,500 रुपए। अब अगली मत मुझे दी गई है किराया। किराया मेरे लिए वह है, भुगतान है, इससे हमारे पास से रुपए जाते हैं, इस कारण इसे हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में। और इस संबंध में दिया गया है मुझे कि किराया 200 रुपए प्रति माह से अप्रैल 2018 तक का दिया गया। देखिए हमारे खाते प्रारंभ हो रहे हैं 1 अप्रैल 2017 से और किराया चुकाया गया है 1 अप्रैल 2018 तक का, यानी कि कुल मिलाकर हमारा किराया चुकाया गया 13 महीनों का। से 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से 13 महीनों का हमारा किराया होता है 2600 रुपए, 2600 रुपए, जिसे मैं लिखूंगा भुगतान पक्ष में किराए से 2600 रुपए। फिर अगली मत मुझे दी गई है वेतन। वेतन के बारे में कहा गया है कि 350 रुपए प्रति माह से जनवरी 2018 तक का दिया गया। जनवरी 2018 तक का हमारा खाते जो हैं वो प्रारंभ होते हैं 1 अप्रैल 2017 से, आया गया है जनवरी 2018 तक का, यानी कुल मिलाकर 350 रुपए प्रति माह के हिसाब से 10 महीनों का वेतन हुआ 3,500 इसे मैं लिखूंगा भुगतान पक्ष में। अगला मुझे दिया गया है फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में कहा गया है कि माह फरवरी में फर्नीचर हेतु 1,500 रुपए अग्रिम दिए, परंतु मार्च 2018 के अंत तक 500 रुपए का फर्नीचर ही प्राप्त हुआ। हमने अग्रिम दिए हैं कितने के? 1,500 रुपए, यानी हमारे चालू वर्ष में हमारे पास से रुपए गए हैं 1,500 रुपए और कुल फर्नीचर हमारे को प्राप्त हुआ है मात्र 500 रुपए का। वास्तव में हमारे पास से जो रुपए गए हैं हम उसका लेखा करते हैं। हमारे पास से रुपए गए हैं 1,500 रुपए, इस कारण हम लेखा करेंगे 1,500 रुपए का। मैं भुगतान पक्ष में लिखूंगा फर्नीचर खाते को 1,500 रुपए। अगला है मेरे पास सामान्य व्यय। सामान्य व्यय का दिया गया है कि वर्ष में 1,200 रुपए के सामान्य व्यय हुए, जिसमें से 200 रुपए देना शेष है, यानी कुल मेरे पास इस साल जो व्यय हुआ है वो 1,200 का हुआ है। इसमें से अभी मुझे 200 देना बाकी है, यानी वास्तव में मेरे पास से जो रुपए गए हैं वो रुपए गए हैं 1,000 रुपए। इसका जो चालू वर्ष में हमारे पास से रुपए गए हम उसका लेखा करते हैं, तो 1,200 माइनस 200 रुपए यानी 1,000 रुपए। तो मैं भुगतान पक्ष में लिखूंगा सामान्य व्यय खाते को 1,000 रुपए। अब मैं लगा दूंगा टोटल। हमें पता है कि प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष का टोटल हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले मैं प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाऊंगा। प्राप्ति पक्ष का टोटल होगा 3,500 धन 11,500। इस तरीके से कुल टोटल आएगा हमारे पास 15,000 रुपए। अब मैं भुगतान तरफ का टोटल लगाऊंगा। भुगतान तरफ का टोटल दिया गया है मुझे 2,600 प्लस 3,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000 रुपए। इस तरीके से भुगतान तरफ का टोटल आ रहा है मेरे पास 8,600, जिसे मैं घटा दूंगा प्राप्ति पक्ष के टोटल में से, यानी 15,000 माइनस 8,600, तो बचकर मेरे पास रुपए आएंगे 6,400 रुपए। ये होगा मेरा उत्तर, जिसे मैं भुगतान पक्ष में लिखूंगा रोकड़ शेष या रोकड़ बाकी 6,400। अब मैं दोनों तरफ का योग लगा दूंगा। दोनों तरफ का योग आ रहा है मेरे पास 15,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझाए हुए मेरे दोनों गणित समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।